पक्षियों को कौन सिखाता है आसमान में उड़ने को? वे खुद ही ऊंचाई तय करते हैं आसमानों की। हो बुलंद हौसले जिनके, हो बुलंद हौसले जिनके, उन्हें फर्क नहीं पड़ता जमीन पे गिर जाने की। हाय गाइस, नमस्ते बच्चों। आज गणित में संख्या पद्धति जो हमारे गणित का बेस है, इस संख्या पद्धति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संख्या पद्धति में अंडरलाइन की गई है संख्या पर, मतलब ये जो संख्या है ये बनती कैसे है, तो मैं कहूंगा ये संख्या बनती है अंकों को मिलाकर। अंकों से संख्या बनाई जाती है। अंक होते हैं हमारे गणित में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। यानी इन 10 अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जाती है। संख्या जैसे लिख दी जाती है 4976। 4976 इस संख्या के दो मान या दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और जातीय मान माने फेस वैल्यू। देखो, एक प्लेस वैल्यू यानी स्थान का मान और फेस वैल्यू मतलब उसका जातीय मान, या फिर कह सकते हैं अंक का मान है तो इसे अंकीय मान। देखो, बात आती है हमारे स्थानीय मान की, तो जैसे 6 पूछेंगे सर 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। 7 का स्थानीय मान आगे 0 लगाएंगे, इस पद के आगे जितने अंक हैं उतने 0 हम लगाएंगे। ऐसे ही 9 स्थानीय मान 900, फिर 4 स्थानीय मान 4000। यानी अपन जैसे पढ़ते आए हैं आज तक गणित में, हम बाईं ओर से पढ़ते जा रहे हैं। दाएं से जैसे दाएं से पढ़ता है, इधर संख्या पढ़ते हैं बाएं से, ऐसे पढ़ा जाता है दाईं ओर से। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई अंक है मतलब 1 से गुणा होता है इसलिए इकाई। दहाई अंक है 10 से गुणा किया जाता है इसलिए दहाई। सैकड़ा 100 से गुणा किया जाता है इसलिए सैकड़ा। देखो, और हजार इसलिए हजार कहा जाता है क्योंकि 1000 से गुणा होता है। याद करो, चौथी क्लास में आपने पढ़ा था जो विस्तारित रूप कविता मैडम पढ़ाया करती थी। अपन लिखते थे 4000 प्लस 900 प्लस 76 या 70 प्लस 6। तो वही बात है, इसको इकाई बोलते हैं 1 से गुणा होता है, दहाई बोलते हैं 10 से गुणा होता है। इसी प्रकार जातीय मान अगर देखें तो वो अंक का खुद का मान होता है। जैसे 6 का जातीय मान खुद 6 होता है, 7 का खुद 7, 9 9, 4 4। यानी इकाई अंक ऐसा है जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इक्वल होती है। मतलब इकाई अंक की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समान होती है। पूछा जा सकता है कि कौन सा अंक होता है संख्या का जिसमें स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होते हैं, तो वो होता है इकाई का अंक। आगे हम इन संख्याओं को गणित में लिखते हैं तो डेसिमल यानी दशमलव पद्धति में रखा जाता है। बाकी अंकों को लिखने का ऑक्टल, बाइनरी कोड कई प्रकार हैं, लेकिन हमारे गणित में पढ़ा जाता है इसे दशमलव पद्धति में पढ़ा जाता है। इस दशमलव पद्धति के तहत मतलब जो समिश्र संख्याएं हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है वास्तविक जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और एक होती है अवास्तविक मतलब जो काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो कल्पनाओं में बनती हैं। हमारी कल्पनाओं में बहुत कुछ बनता है लेकिन वास्तविकता नहीं होती। जैसे यहां देखें तो काल्पनिक संख्या जिन्हें आयोटा यानी आई से डिनोट किया जाता है, आयोटा मतलब मैं कह सकता हूं कि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, जहां आई इज इक्वल टू √-1। ये काल्पनिक संख्या है। 0.9 के ऊपर बार, बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली बात है सर, 0.9 के ऊपर बार ही काल्पनिक क्यों हुआ, 0.3, 4, 5 इनमें क्यों नहीं हुआ? तो बेटा इसलिए क्योंकि बार हटाया जाता है तो बटे में हम 9 लगाते हैं, 9/9 करते ही देखो संख्या कैंसिल होकर 1 बन गया। यहां से वापस ये संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती, मतलब ये क्या होगी, काल्पनिक। ये भी आपके सामने अभी रखूंगा कि बटे में 9 क्यों लगाते हैं। यहां कल्पनाओं की बात करें, जैसे अभी अपन देख रहे हैं कल्पनाओं में इतने खो रहे हैं कि कोरोना महामारी के लेकर हम उसे अपने आप ही हम बहुत कुछ बन रहे हैं। ये हमारी कल्पना है। इन कल्पनाओं में खोकर हम अपना वास्तविक वे है शायद वहां से दूर जा रहे हैं। एक नाम याद होगा, 2 मिनट में आपके लिए लेता हूं, एक नाम याद होगा, मयंक प्रताप सिंह। मयंक प्रताप सिंह 2018 आरजेएस में फर्स्ट रैंक जिसने हासिल की थी, मयंक प्रताप सिंह। ये 21 वर्ष का एक बालक, या मैं कह सकता हूं 21 वर्ष का पढ़ने वाला ये विद्यार्थी आरजेएस जैसे एग्जाम में टॉप रैंक हासिल करता है, और उसी एग्जाम में आपको पता हो तो कोई 35 साल का भी बेटा था और वो फेल भी हुआ है। इसका मतलब उम्र तो मोहताज नहीं होती। मयंक प्रताप सिंह में ऐसा क्या था कि इसे टॉप रैंक मिली? इसमें था बेटा स्मार्ट वर्क। इसमें स्मार्ट वर्क करने की वो क्वालिटी थी। आज के युग में हम देख रहे हैं बहुत सारे भ्रामक ऐसे हमारे सामने चर्चाएं चल रही हैं कि हम पढ़ ही नहीं पाते। एक बालक ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि सर मौत सर पे है, पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मैं ये कहता हूं बेटा, मौत के भय से जो भयभीत हो गया वह मरे हुए के समान है। हमें ये बहुत आगे बढ़ना है। ये जो दीवार है, इस दीवार को अगर हम तोड़ना चाहें तो कितने ही हाथों से इसके धक्का लगाए जाए नहीं टूटेगी, बट स्मार्ट वर्क करके हम इसे बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। कौन कहता है उसका पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम स्मार्ट वर्क करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जीवन में। दिक्कत सर स्मार्ट वर्क हम कर लेंगे, कोई तरीका बताओ करने का। तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ मैं कहूंगा कि समय प्रबंधन, इसका होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। समय प्रबंधन, समय प्रबंधन एक वह कला है जिससे, जिस प्रकार से एक कुंभकार, एक मूर्तिकार, जिस प्रकार से कुंभकार घड़ा बनाता है, मूर्तिकार मूर्ति बना लेता है, छोटी सी गलती उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उसी प्रकार समय प्रबंधन अगर हमारे साथ नहीं है तो हम भी अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने से नहीं चूकेंगे। समय प्रबंधन की एक ही उक्ति आपके सामने मैं रखूंगा, हमें सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की दिनचर्या बनानी चाहिए। क्या मुझे आज के दिन में करना है? बेटा मैं ये नहीं कहता कि आप इतने घंटे पढ़ो, कितना पढ़ना है वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरा कहना इतना है कि आप दिनचर्या बनाओ। आप सुबह उठते ही पूरे दिन का जो काम है उसको आप एक पेज पे लिखें, और जब शाम को सोएं तो उस पर अमल करें कि हमने कितना काम आज के लिए रखा था और कितना मैंने पूरा किया। धीरे धीरे हम अपने इस समय प्रबंधन में पूर्ण हो जाएंगे और हमारा जीवन एक रियल जीवन हो जाएगा। हम रियलिटी पर आ जाएंगे, और इसी रियलिटी की हम बात करें तो इधर वही रियल की बात हमने लिखी है अपनी गणित में भी, रियल नंबर
वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या है, इन वास्तविक संख्याओं को भी मैं दो भागों में बांट सकता हूं। वास्तविक संख्या दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दशमलव और एक होता है पूर्णांक। देखिए, एक होता है दशमलव और एक होता है पूर्णांक। बात करें दशमलव, तो बेटा दशमलव है, इसके दो प्रकार हम बता सकते हैं। कैसे? दशमलव एक तो होती है आवर्ती, बार बार जिसकी आवृत्ति होती है, और एक होती है अनावर्ती। दोनों लोग बेटा अपन ये अशांत में जाएगी और ये शांत में जाएगी। आवर्ती मतलब हो सकता है यहां दिखाई नहीं दे, मैं मिटा देता हूं। आवर्ती का मतलब होता है बेटा कोई भी अंक है वो बार बार आता रहे, मतलब एक ही पद बार बार आ रहा है। जैसे हमने लिखा है एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। देखो, आवर्ती की हम बात करें तो कोई भी अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे मैं एक अंक लिखूं 0.3 बस, और आगे इसी को बार बार लिख रहा हूं, मतलब इसमें 3 की आवृत्ति बार बार है, ये अनंत की ओर अग्रसर है। जैसे मैं लिखूं 0.5 और यहीं रुक गया, बेटा सोच सकते हैं ऐसे, ये तो आवृत्ति नहीं हुई, ये तो यहीं रुक गया, आवृत्ति है। इसके पीछे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, अनंत की ओर ले जा सकते हैं। जिस अंक, अब बेटा इसमें एक चीज देखना, जो संख्या है आवर्ती है, इसको अपन लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर लगा सकते हैं 12। यदि कोई भी अंक बार बार लिखा जाता है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। छोटी सी बात बता देता हूं, ये बार क्यों लगाते हैं? 0.3 लिख दिया, उसके ऊपर लगा दी बार, बराबर लिख सकता हूं मैं x। क्लियर? इसको दोनों तरफ 10 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 10x। यस और नो? मैंने दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, तो इसको लिख दूंगा 10x और इसको लिख दूंगा 3.3 के ऊपर बार, बराबर है। और समीकरण एक में से दूसरा माइनस कर देता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 9x हो जाएगा यहाँ पे, और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास कितना है 3, यानी x इज इक्वल टू 3/9। यानी हम कह सकते हैं कि 3/9 यानी 1/3। यानी बार को हटाया जाए तो बटे में क्या लगा देंगे बेटा? 9 लगा देंगे। इसको हटाना है तो 5, इसको कोई मतलब नहीं था, और बटे में क्या कर दूं 10, यानी 1/2। आवर्ती जो भिन्न है उसको हम बटे में लिख सकते हैं, मतलब ये समाप्त करने योग्य है, इसलिए इसको हम समाप्य कहते हैं। अनावर्ती है, जैसे 0.1473 और ये अनंत की ओर अग्रसर हो, इसको हम बटे में नहीं लिख सकते, यानी ये असमाप्य। बेटा काम की बात बताओ, यहां से समाप्य जो है उनको समाप्त किया बटे में लिखकर, मतलब इनको p/q में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये जो अनावर्ती है इनको p/q में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। इसे p/q में लिखा जा सकता है और इसे p/q में नहीं लिखा जा सकता। याद करो, p/q में जिसे लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसे p/q में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, बेटा परिमेय और अपरिमेय में बहुत ज्यादा काम की बात है। परिमेय संख्या जिसे p/q में लिखा जा सके, जिन्हें समाप्त किया जा सके, वे परिमेय। एक धारणा बनती है 22/7 को लेकर और पाई को लेकर। पाई का मान
22/7 वास्तविक मान नहीं है। ये तो गोल आकृति थी जिसे वर्त था, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए आर्यभट्ट आए थे और इन्होंने जो 4वीं शताब्दी थी 471 से 550 तक उन्होंने इस गणित को खूब अध्ययन किया और हमें इस पाई का मान 22/7 दिया और 4 अंकों तक उन्होंने ज्ञात किया 3.14 और 3.1478 ऐसे लगातार और इसके अनंत की ओर अग्रसर है। पाई का मान याद करने वाले जैसे कृष्ण सिंह है, उन्होंने 40,000 तक पाई के मान याद कर लिए। हमें देखो ठीक से मोबाइल नंबर याद नहीं हो पाता। इधर परिमेय संख्या यानी जिनको बटे में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते, ये अनंत की ओर अग्रसर होती है, असमाप्य होती है। इसी का एक एग्जांपल ले ले तो सारे के सारे पूर्णांक किस में आते हैं? आवर्ती में लिखे जाते हैं। सारे के सारे पूर्णांक आवर्ती दशमलव भिन्न है, यानी सभी क्या कहलाएंगे? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगे। फिर इससे पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बेटा पूर्णांक को हम 3 भागों में शुरू में बांट सकते हैं। पूर्णांक इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। बेटा परिमेय और अपरिमेय का एक अलग से चैप्टर आएगा जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि a और b के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 5 और 7 के बीच में परिमेय संख्या बताओ, 4 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या। इनके बारे में अलग से हम एक क्लास रखेंगे। इस संख्या पद्धति थी, यहाँ बात आ गई इसलिए आपको बता दें। बात करें पूर्णांक की। पूर्णांक इसको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे एक तो 0, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। पूर्णांक देखो, धनात्मक पूर्णांक जिन अंकों को हम जैसे 1 से लेके लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये सारे अनंत की ओर अग्रसर है, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 ये जो अनंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, जो 1 से अनंत की ओर अग्रसर होते हैं, इन सारे धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैसे? क्योंकि ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त है, इनकी किसी ने खोज नहीं की। बेटा एक बात दिमाग में यहां जरूर है कि सर आपने ये स्टार्ट क्यों किया नंबर सिस्टम ही पढ़ाना, हमें प्रतिशत अर्थमेटिक वो पढ़ानी चाहिए थी। हमारी गणित इसीलिए हम नहीं सीख पाते, गणित बीच में से पढ़ने का विषय है। ये गणित का वो बेसिक पार्ट है जहां से हमें सीखकर फिर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सेट्स एंड इंडाइसिस ये चीजें पढ़ने, एलसीएम, एचसीएफ, और उसके बाद में हम अर्थमेटिक में जाए। पूरी मैथ हम यहां से पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, देख के पढ़ाऊंगा, किताब से पढ़ाऊंगा, इन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनको लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कंफर्म कहूंगा कि मैं पूरी मैथ्स आपके यहाँ क्लियर करूंगा। बेटा इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से, यानी इतना जरूरी नहीं कि आप ना 18 घंटे 20 घंटे पढ़ो, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि एक दिन में 86,400 सेकंड होती है, इनको हम कैसे यूज लें, इनको किस प्रकार से बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी। ये हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से अध्ययन हमारा होगा। इधर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त है इसलिए प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी बात, अगर इसमें हम 0 को इंक्लूड कर दें तो यहां से 0 जोड़ते ही कहलाएगा ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय मतलब हम इससे कह सकते हैं
हॉल नंबर। बेटा ये काम की बात है, देखो यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, एक होल नंबर है, जीरो अकेला, बहुत जगह मैंने पूछा पूर्ण संख्या बताओ, तो जीरो में नहीं पूछा, कहा सर पूर्ण संख्या है, नहीं बेटा अकेला जीरो पूर्ण संख्या नहीं होता, इसको हम इन प्राकृत संख्याओं में इंक्लूड किया, यानी जीरो से लेके अनंत की ओर जो अग्रसर है वो सारे के सारे होल नंबर कहलाते हैं, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। अब आपने कहा सर इंपोर्टेंट कैसे है, तो एक सवाल में यह जरूर लिखना चाहूं, एग्जाम में सवाल आया निम्न में से पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है। देखो ये पूछा जाए, बिल्कुल अलग अलग अंक लिख रहे हैं, निम्न में से पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर आपसे पूछा, ऑप्शन थे 4, 6, 8, 10। बहुत सारे बच्चों ने इसको माना 10 क्योंकि इसमें जीरो आ गया, नहीं 10 नहीं है, पहले आराम से समझ लो, जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जीरो से अनंत की ओर अग्रसर है वो होल नंबर कहलाता है, और ये पूर्ण संख्या है यानी परफेक्ट नंबर कहलाता है। जिस परफेक्ट नंबर का मतलब होता है जिस संख्या में स्वयं को छोड़कर शेष भाजकों का योग उसी संख्या के बराबर जैसे 4 के भाजक हम देखते हैं, 1 है, 2 है, स्वयं 4 है, बेटा मैंने कहा स्वयं संख्या को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर। 6 की देखना चाहे 1 है, 2 है, 3 है। 8 की देखना चाहे 1 है, 2 है, 4 है। 10 की देखना चाहे 1 है, 2 है, 5, स्वयं को छोड़, 5, 7, 8 नहीं है, 4, 6, 7 नहीं है, 2, 3 नहीं है, यानी 3, 2, 5 और 1 6। मतलब जिस संख्या के भाजकों का योग उसी संख्या के बराबर हो, जहां संख्या काउंट नहीं होती है वे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। आगे देखिए अपन इसी में एक और एग्जांपल बेटा आपके लिए लिखेंगे हम, जैसे देखिए हम 28, तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। कैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 4, 7, 14 ये होते हैं, 1, 2, 4, 7, 14, 14, 7, 21, 25, 27, 28, ये भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो एक तो होल नंबर और एक परफेक्ट नंबर, अच्छे से दिमाग में रखें। इसी पूर्णांक में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, इसको हम और आगे लेकर चले तो पूर्णांक को हम दो भागों में और बांट कर पढ़ सकते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। सम संख्या 2 का भाग पूरा जाए। पढ़ने वाली बात केवल इसमें इतनी सी है कि जीरो सम है या विषम है। जीरो किस श्रेणी में रखेंगे हम, सम संख्या। कैसे, जीरो का वास्तविक कोई मान नहीं होता, लेकिन किसी भी संख्या के इकाई की तरफ लिख दिया जाए तो उसको क्या बना देता है, सम बना देता है। दूसरी बात, कोई भी दो सम संख्याओं का योग सम ही होता है और दो विषम संख्याओं का योग भी सम ही होता है। जीरो को सम संख्याओं में जोड़ेंगे योगफल सम आएगा। मतलब जीरो क्या है, एक सम संख्या है। 0, 2, 4, 6 यानी जो इनमें इकाई के अंक आते हैं। विषम संख्या यानी 2 का भाग पूरा न जाए, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाए वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। देखिए इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं थी,
बात पूछी जाती है यहां से, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, अपनी रीट हो, कोई भी यूपीएससी की एग्जाम हो, यहां से पूछा जाता है हमारे पूर्णांक जिनको हम बांटते हैं तीन भागों में, एक अभाज्य, एक और भाज्य। अभाज्य, एक और भाज्य। देखिए हमें पूछा जाता है अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल और केवल दो ही गुणनखंड, जिसके केवल, बेटा मैंने देखो नाम लिया है केवल और केवल, मतलब ना तो दो से ज्यादा होने चाहिए और ना ही दो से कम, केवल और केवल जिसके दो ही गुणनखंड हो वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? जैसे दो के दो ही गुणनखंड है, आप देख सकते हैं एक और स्वयं दो ही गुणनखंड है। इस दो को इतना इंपोर्टेंट मानना, यहां से सवाल भी पूछा हुआ है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। एक सवाल तो यहां से पूछा हुआ है, मैं लिख देता हूं, दो संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का योग 99 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या क्या होगी? दिक्कत है यार, क्या बता है इसमें? बेटा एक बात याद रखना, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको किसी विषम संख्या में जोड़ेंगे, विषम अभाज्य संख्या में जोड़ेंगे तो ही योगफल विषम आएगा। अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होती है, जो अभाज्य संख्या है इनका जो योग है वो हमेशा क्या होगा? सम होगा। लेकिन अगर दो उसमें जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? विषम होगा। नहीं, विषम होगा। मतलब इसमें बड़ी संख्या तो क्या होगी? 97, छोटी संख्या क्या होगी? दो। तो दो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको किसी अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या में जोड़ दिया जाता है तो उसका योगफल भी विषम ही आएगा। फिर आगे चलते, इसमें एक कॉमन की बात और समझना बेटा, इसके अलावा अभाज्य संख्या 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर अभाज्य संख्या में 6 का भाग दें तो शेषफल 1 या 5 ही बचेगा। चाहे तो आप लिख के देख सकते हैं 7, 11, 13, 17, ये अभाज्य संख्या है। 7 में अगर हम 6 का भाग दिया शेषफल बचेगा 1, 11 में हम 6 का भाग दिया शेषफल बचेगा 5, 13 में हम 6 का भाग दिया शेषफल बचेगा 1, 17 में हमने 6 का भाग दिया शेषफल बचेगा 5। मतलब 2 और 3 को छोड़कर बाकी अभाज्य संख्याओं में अगर 6 का भाग दिया जाए तो शेषफल या तो 1 रहेगा और या क्या रहेगा? 5। एक और काम का सवाल यहां से पूछा गया है, इसी 2 और 3 को छोड़कर अभाज्य संख्या के वर्ग में, 2 और 3 को छोड़कर अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देने पर, 24 का भाग देने पर शेषफल 1 ही होगा, 1 ही होगा। देखो ये कई बार ये सवाल एसएससी में पूछा है, 24 का 2018 या 19 एसएससी में ये सवाल पूछा हुआ भी है
कि 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर बटे 24 में शेषफल। जब शेषफल प्रमेय हम पढ़ेंगे, इसी नंबर सिस्टम का पार्ट है शेषफल प्रमेय, वहां हम इसके अच्छे से और डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहां बता देता हूं सवाल आता है 19 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 29 का प्लस 31 का स्क्वायर और भाग दिया जाए 24 का। ये शेषफल क्या होगा बेटा, अभी पढ़ा। 24 का भाग दे तो शेषफल क्या होता है, एक ही होता है। मतलब 24 का भाग इसमें देंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, प्लस और माइनस 2 डिजिट ऐसे होते हैं बीच में कि सारे पदों में भाग पूरा पूरा दिया जाएगा। तो यहाँ देखो एक 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 और शेषफल कितने बच गए इसमें, 4। क्लियर। फिर देखो थोड़ा सा और, इस अभाज्य संख्या में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, मैं कहूंगा 25। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10। तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक 25 हो सकता है, एग्जाम में पूछ ले, आप इसे भी दिमाग में रखें। दूसरी बात करें हम भाज्य। भाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें भाग जाए, लेकिन भाग तो इसमें भी जा रहा था, देखो 2 में जा रहा था ना। भाज्य संख्या मतलब जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इनमें सबसे छोटी लेते हैं हम 4, 6, 8, 9, 10, ये सारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। एक इसे ना ही तो हम भाज्य कहते हैं और ना ही हम अभाज्य कहते हैं। बेटा इसका एक सवाल एग्जाम में आया था, सवाल कुछ अलग था, भाज्य अभाज्य से नहीं था। सवाल ऐसे आया था कि P व Q अपेक्षित अभाज्य संख्या है। P और Q अपेक्षित अभाज्य संख्या है, जहां P बड़ा है, या जहां P प्लस Q बराबर 10, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव होंगे, कितने युग्म संभव होंगे। देखो P और Q अपेक्षित अभाज्य संख्या है। अब दिक्कत आ गई सर, अभी आपने इसका नाम नहीं लिया, तो बेटा सुन लो, यहां से हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है अपेक्षित अभाज्य, एक होती है अपेक्षित अभाज्य संख्या, मतलब जिसे हम रिलेटिव प्राइम बोलेंगे। एक होती है सह अभाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम बोलेंगे, और एक जुड़वा अभाज्य, जिसको हम ट्विन प्राइम बोलेंगे। देखो जुड़वा मैंने खुद ने इसे नाम बनाया है, वैसे इसको बोला जाता है ट्विन प्राइम, अपेक्षित अभाज्य संख्या। देखो ये बात अच्छे से समझ ले, अपेक्षित अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका मैसेज एक, मतलब यहां कोई भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, बहुत सारे गाइडों में इसके उत्तर 2 दिया हुआ मिलेगा, लेकिन बेटा इसका 1 दिया हुआ मिलेगा, इसका उत्तर 2 आएगा। अभी देखो कैसे,
में से एक हो, कोई भी दो संख्याएं हो सकती है जिनका में से कितना हो, एक। कैसे? जैसे 1 और 5 में भी लिख दिया, दोनों का में से कितना है, एक। दिमाग में आती है सर एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, बेटा ऐसे कभी नहीं कहा। इसने कहा कि कोई भी दो संख्या है जिनका में से कितना हो, एक हो। दूसरे एग्जांपल लेता हूं, 2 और 5। यहां भी एक सवाल दिमाग में, सर ये तो चलेगा। फिर मैं लिख दूं 3 और 10। यहां जरूर सवाल है, सर 10 ये तो भाज्य है। बेटा कोई भी दो संख्याएं जिनका में से कितना हो, एक हो, यानी 3 और 10 दोनों में एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वे होती है अपेक्षित अभाज्य संख्या। तो यहां पर भी देखो ये कितना है, 10, 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + ये नहीं होगी, ये नहीं क्योंकि भाज्य से यहां इसका में से 2 हो गया, इसका में से 2 हो गया, लेकिन 1 और 2 यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 2। दूसरी बात आती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे होती हैं, यानी इसमें याद रखना सहअभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आज तक हम इस सहअभाज्य को ही पढ़ते आए हैं, अपेक्षित अभाज्य रिलेटिव प्राइम हमने नहीं पढ़ा। इसीलिए जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं वहां पर जब टुकड़े किया जाता है तो हम कहते हैं सहअभाज्य टुकड़े करो, नहीं बेटा, वो टुकड़े होते हैं अपेक्षित अभाज्य। सहअभाज्य अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिसमें अभाज्य होनी चाहिए, 2 के साथ 3 आ गया, 5 के साथ 7 आ गया, 11 के साथ 13 आ गया, ये सारी की सारी कौन सी होंगी, सहअभाज्य संख्या होगी। एक आती है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य कौन सी होती है, तो जुड़वा अभाज्य की बात करें तो यहां होगा वे अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर, वे अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो वे होती है जुड़वा अभाज्य संख्या। कैसे? जैसे मैं फिर एग्जांपल लिख सकता हूं यहां पर 3 5 5 7 11 13। फिर विचार आया दिमाग में कि सर ये तो देखो एग्जांपल यहां लिख दिया, वो यहां लिख दिया, जो यहां था वो यहां लिख दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। इसके लिए छोटी सी बात हम एक उदाहरण लेकर सीख सकते हैं कि सारी की सारी सहअभाज्य संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या में पढ़ी जा सकती है। सारी की सारी जुड़वा संख्या सहअभाज्य में भी पढ़ी जा सकती है और अपेक्षित अभाज्य संख्या में भी पढ़ी जा सकती है। याद करने का एक छोटा सा तरीका भी सीख लेते हैं। जैसे ये तो है एक बुढ़ा, ठीक, ये है एक जवान आदमी और ये है एक बच्चा आपकी तरह, बड़ा प्यार है। देख, एक बात आपसे ये पूछूंगा कि क्या सारे के सारे बच्चे जवान होंगे क्या? यस होंगे। आप देखो खुद भी एक दिन बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर सारे के सारे जवान एक दिन बुढ़े भी होंगे क्या? जब हम जवान होंगे तो सारे के सारे जवान बुढ़े भी होंगे। मतलब सारी की सारी जो जुड़वा अभाज्य संख्या है वो सहअभाज्य संख्या होंगी और सारी सहअभाज्य संख्या अपेक्षित अभाज्य संख्या भी होंगी। लेकिन क्या बुढ़ा जवान हो सकता है? इसका मतलब बुढ़ा जवान नहीं हो सकता। क्या हम बच्चे हो सकते हैं? छोटे गुलगुले नहीं हो सकते। मतलब
यहां से हम ये सीख गए कि जुड़ो अभाज्य सहअभाज्य में पढ़ी जा सकती है, सारी सहअभाज्य अपेक्षित अभाज्य में पढ़ी जा सकती है, परंतु अपेक्षित अभाज्य संख्या को सहअभाज्य संख्या यानी हम इस संख्या को यहां पर नहीं पढ़ सकते। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में? यानी एग्जाम्पल 1 5 है वो यहां नहीं पढ़ा जा सकता, एग्जाम्पल 3 10 है यहां पर नहीं पढ़ा जा सकता। मतलब ये संख्या इस तरह पढ़ी जा सकती है लेकिन इधर नहीं पढ़ी जा सकती। ये था हमारा बेसिक पार्ट जिसमें हमने केवल संख्याओं की जानकारी ली। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इसकी जो शेषफल प्रमेय है, यूनिट डिजिट है, उनको लेकर और बहुत खूबसूरत अंदाज में पूरे उमंग और उत्साह के साथ हम यही चीज आपके सामने रखेंगे। बस आपका ये प्यार और विश्वास है ना, उसने हमें ये चीजें करने के लिए मजबूर किया है। बेटा आपकी हर बात पे खरे उतरेंगे, हर एक चीज हम आपके अनुसार लेकर चलेंगे और आपके एग्जाम में 100% अंक हम हासिल कर सके वो चीज हम यहाँ पर देंगे। लेकिन इसमें जरूरी है हमारा डेडिकेशन, समय प्रबंधन और गणित पढ़ने का तरीका। ध्यान रहे हम गणित को बीच में से पकड़ लेते हैं, प्रतिशत पढ़ लिया, प्रतिशत के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज, फिर लाभ हानि, फिर साधारण, फिर अनुपात समानुपात। वहां होता क्या है, हम क्वेश्चन पकड़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते अच्छे से। बेटा गणित सीखने का सबसे इजी जो पैटर्न है ना वो है गणित के क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है और उन्हें किस प्रकार से पढ़ा जाए। गणित के 3 अगर बात करें तो बेसिक, अंक गणित और एडवांस। जो बेसिक है ना उस पे सबसे पहले फोकस करना है। नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, सेट्स एंड इंडाइसिस है, स्क्वायर रूट इंडेक्स है। उसके बाद में अंक गणित पे हम चलेंगे, परसेंटेज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि उन पर, और उसके बाद में एडवांस पर। अगर हमने ये पढ़ लिया तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना आएगा तो हमें अंक गणित में ज्यादा जोर नहीं आएगा। हम इसी में आपको समीकरण बनाना सिखाएंगे और उन समीकरण में क्वेश्चन पढ़कर समीकरण कैसे बनाया जाता है वो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, उससे हम अंक गणित में अप्लाई करेंगे और वही चीज हमारे लिए इतनी आसान हो जाएगी। जब हम परसेंट में पढ़ते पढ़ते आएंगे तो हमारे लिए बहुत बेसिक हो जाएगा। एडवांस मैथ में ज्यादा कुछ है ही नहीं, घूम फिर कर वो सवाल आते रहते हैं और ये स्पेशली बेटा हम पढ़ेंगे। इसके लिए लगातार बड़े बड़े वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आप आराम से खुश रहते हुए पढ़ाई करें, किसी भी काम को बोझ न माने और अपने काम को 100% दें। आपकी सफलता सुनिश्चित है। हम उस भगवान से ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद बच्चों।